हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारी रहेगी क्लास 6 की, जिसमें हमने स्टार्ट की थी पॉलिटी। क्लास 6 की ज्योग्राफी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा चैप्टर 1 भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हमारा रहेगा चैप्टर 2, जिसका टाइटल है विविधता एवं भेदभाव। यानी ये जो चैप्टर है, इसमें विविधता और भेदभाव कैसे एक दूसरे से अलग हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर का नाम जो था वो विविधता था, जिसमें डाइवर्सिटी के बारे में आपको मैंने डिटेल से समझाया था, बताया था कि कैसे डाइवर्सिटी एक जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। इसके अलावा भेदभाव जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, जो लोगों को अलग अलग रूप में बांटता विविधता शब्द भी है लोगों को, लेकिन ये जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे अंदर विकसित करता है, जबकि भेदभाव हमें एक नकारात्मक दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। इससे हीन भावना, बंटवारा, ये सभी चीज़ें जो है उत्पन्न होती हैं। अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, इस चैप्टर के इंट्रो में एक चीज़ दी गई है जो कि टीचर्स के लिए है, कि टीचर्स इस पाठ को पढ़ाने के लिए वाद विवाद और चर्चा विधि, यानी परिचर्चा जो मेथड होता है हमारा, डिस्कशन मेथड, उसका प्रयोग करेंगे। तो मैंने भी यहाँ पे नोट में लिख दिया है कि इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए वाद विवाद और चर्चा विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इससे इतनी बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हर साल लगभग एक क्वेश्चन इस तरह से इस पे बेस्ड पूछा जाता है। तो ये किस तरह का क्वेश्चन होता है ये हम चैप्टर के एंड में जानेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि किसी भी तरह की विविधता और भेदभाव को पढ़ाने के लिए किसी भी रूप में बेस्ट मेथड होता है वाद विवाद और परिचर्चा विधि। अब हम चैप्टर की समरी पे चलते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया गया है पूर्वाग्रहों के बारे में, कि पूर्वाग्रह प्रेजुडाइज क्या होते हैं। जब हम किसी विषय में पहले से कोई विचार बना लेते हैं या उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को अपने तरीके से, अपने लेवल पे जाने बिना, जब हम कुछ उसके बारे में पहले से ही अपने मन में बिठा लेते हैं। मान लीजिए कोई फ्रूट है, ये कोई फ्रूट है और आप इसको खाने वाले हैं, और आप इसको देखकर दूर से ही बोल रहे हैं कि ये खट्टा है, मैं इसको नहीं खाऊंगा। यानी बिना टेस्ट किए ही आपने डिसाइड कर दिया कि ये तो खट्टा है, मुझे नहीं खाना है। ये कहलाता है आपका पूर्वाग्रह। लेकिन अगर आप इसको टेस्ट करते और उसके बाद आप देखते कि ये मीठा है या ये खट्टा है और फिर आप बताते, तो वो पूर्वाग्रह नहीं कहलाता। इसके बाद एक और शब्द दिया गया है भेदभाव। और भेदभाव जो है वो एक नकारात्मक शब्द है, जबकि विविधता एक सकारात्मक शब्द है। रंग, धर्म, जाति, लिंग और भाषा। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 आधार किसके? भेदभाव के भारतीय संविधान में प्रयुक्त किए गए हैं आर्टिकल 15 में। हालांकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में इन्हीं 5 बेसों को क्यों दिया गया है? क्योंकि ये संविधान के आधार पर हैं। तो भेदभाव किन किन आधारों पर होता है? रंग, धर्म, जाति, लिंग और भाषा आदि के आधार पर किसी को उच्च या निम्न मानना, यानी कि किसी को बड़ा या छोटा मानना ही आपका डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कहलाता है। भेदभाव अलग अलग आधार पर होते हैं, ये तो हमने देख लिया। लेकिन इसके अलावा एक और भेदभाव होता है जो कि हमारे सामाजिक लेवल पर जो है वो बड़ा प्रचलित है, और इसका आधार होता है हमारी शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना के आधार पर भी भेदभाव होते हैं। ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से विकृत होते हैं या फिर उनका कोई अंग जो है अन्य बच्चों से अलग होता है, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। लेकिन हम लोग इसको भेदभाव न मानते हुए इसको सकारात्मक रूप में लेते हैं एज ए टीचर, और उनको कहा जाता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN। सभी ने अपने डाइट और बीएड डीएलएड इनमें पढ़ा होगा। विकलांग बच्चों के लिए ये शब्द जो है प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद एक और अन्य भेदभाव का स्वरूप निकल के आता है, जिसको कहते हैं हम लिंग आधारित भेदभाव। और इसका वर्णन हमारे संविधान में भी है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये है आर्टिकल 15 में। तो लिंग आधारित भेदभाव क्या होता है? जब लड़का तथा लड़की
में भेदभाव किया जाता है और कार्यों को उनकी पहचान से जोड़ा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे लिंग आधारित भेदभाव पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिंग आधारित भेदभाव का मूल कारण होता है कि कार्यों को हम उनकी पहचान से जोड़ देते हैं। जैसे कोई कार्य है खाना बनाना, तो हमेशा मन में यही रहता है कि खाना बनाना है तो लड़की ही बनाएगी। जैसे कहते हैं कि इनकम करने वाला बंदा होना चाहिए, तो ये चीज़ हमेशा लड़कों से जोड़ी जाएगी। लड़कियां एक टाइम के लिए इनकम नहीं करती हैं तो चलता है, लेकिन लड़के नहीं करते हैं तो उनको समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी रूढ़िबद्ध धारणाएं आ जाए, स्टीरियोटाइप वर्ड आपको जिस भी क्वेश्चन में देखने को मिले तो समझ जाना ये एक नेगेटिव वर्ड है और ये आधारित है भेदभाव पर। इससे निकल के आता है भेदभाव। जब हम सभी लोगों को किसी खास धर्म, देश, लिंग का होने के कारण उनको एक छवि में बांध देते हैं, उनकी एक इमेज बना लेते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा अपने मन में बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा, स्टीरियोटाइप कहते हैं। किसी को किसी इमेज के साथ जोड़ना ही रूढ़िबद्धता कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि हम किसी को किसी इमेज के साथ, मान लीजिए अभी हम लोग सोचते हैं अफ्रीका है तो हमारे मन में एकदम आता है कि वहाँ के लोग काले हैं, लेकिन ये जो है वहाँ की ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण है। फिर भी हमारे मन में ये एकदम से, और इस आधार पर पहले जो है भेदभाव भी किया जाता था। नेल्सन मंडेला के प्रयासों से ये भेदभाव समाप्त हो चुका। अब असमानता और भेदभाव जो है ये दो वर्ड हैं और इनके जो है बेस होते हैं, ये इनके कुछ कारण होते हैं जो कि इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। तो पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर तो असमानता और भेदभाव क्यों पाए जाते हैं हमारे, ये पाए जाते हैं पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप्स के कारण। व्यवहार भेदभाव का प्रमुख कारण बनता है। अब भेदभाव के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा धर्म। धर्म के आधार पर भी कुछ लोग स्वयं को उच्च और दूसरों को निम्न मानते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को ऊंचे धर्म का और दूसरे लोगों को नीचे धर्म का बताते हैं, तो ये भी भेदभाव का कारण है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति, हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी भेदभाव का कारण बनती है। और इकोनॉमिकल कंडीशन जो है ये लोगों को दो भागों में, अमीर और गरीब में बांट देती है। इसके बाद हमारी शारीरिक संरचना, हमारा जो फिजिक है अगर वो नॉर्मल है, हमारे सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं तो उसको हम सामान्य कह देते हैं। और अगर हमारे सभी अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसको CWSN कहा जाता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसके अलावा कुछ अन्य आधार हैं जैसे देश, लिंग, भाषा, रंग आदि, ये भी जो है हमारे स्टीरियोटाइप और आपके भेदभाव के कारण बनते हैं। अब इसी चैप्टर में एक और चीज़ दी गई है, दोहरा भेदभाव। और जब इससे क्वेश्चन बनता है तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये डबल डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। तो डबल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि एक तो उनमें विविधता है, वो अन्य से अलग हैं, डिफरेंट हैं, और विविधता के साथ साथ उनके अंदर जो असमानता है उनको असमान भी माना गया है। पहले तो वो जो है आपके विविध हैं, उनमें विविधता पाई जा रही है, इसके साथ ही उनको हम असमान भी मान रहे हैं और इस आधार पर उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं हमारे समाज में जैसे कि आदिवासी समूह, जिनको हम मूल्यवान नहीं मानते और ऊपर से वो गरीब हैं, तो ये दो कंडीशन हो गई हैं जिनको हम कहेंगे दोहरा भेदभाव। इसी तरह से अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आया तो हम एक लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक तो कोई गर्ल है जिसके साथ लिंग के आधार पर, यानी कि वो लड़की है सिर्फ इसलिए जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। दूसरा, अगर वो ऊपर से विकलांग भी हो जाती है, उसकी शारीरिक संरचना अलग हो जाती है, तो उसको दो भेदभाव झेलने पड़ेंगे। पहला तो ये कि वो लड़की है, इस आधार पे उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। दूसरा, इस आधार पर किया जाएगा कि वो लड़की है और उसके साथ ही शारीरिक संरचना में अलग है, विकलांग है। तो ये दो भेदभाव हो गए जिसको हम कहते हैं डबल डिस्क्रिमिनेशन। और इसका सामना किन किन लोगों को करना पड़ता है? जनजातीय लोगों, डिफरेंट धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है, जैसे कि
अफ्रीकन्स को थोड़ा सा, क्योंकि अफ्रीका में एक तो थोड़ी गरीबी पाई जाती है, दूसरा वो लोग, उनका जो कलर है, उनकी जो रेस है वो थोड़ी सी अलग होती है क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण। तो दोनों ही आधार पर उनके साथ अभी तक भेदभाव किया जाता रहा है और कुछ जगहों पर आज भी किया जाता है। आपने लास्ट 2 इयर्स पहले, 3 इयर्स पहले अमेरिका के एक इंसिडेंट के बारे में सुना या पढ़ा होगा, तो उससे आप इसको जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है दलित। तो दलित क्या होते हैं? तो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जो SC STs होती हैं, सरकार इनको SC में रखती है। शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग होते हैं वो लोग खुद को दलित कहते हैं। और ये कौन होते हैं? ये जिनको हम पहले नीची जाति के कहते थे, तो इन्होंने अपनी पहचान के लिए इस शब्द को प्रयोग में लाया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के जनक कहलाते हैं और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जबकि अगर मैं संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करूं तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आप अपकमिंग चैप्टर्स में देखेंगे और वहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। अब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। अब ये बिलोंग कहाँ से करते थे? तो ये बिलोंग करते थे, अछूत कही जाने वाली एक जाति थी जो इसका नाम था महार जाति, और इसी महार जाति में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के सबसे बड़े नेता थे। आपसे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में सही नहीं है? और भारतीय संविधान के जनक भी इनको कहा जाता है। तो एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर इंग्लैंड से वकील बनने वाले पहले दलित भारतीय। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले भारतीय तो नहीं है, लेकिन पहले दलित भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की इंग्लैंड से। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके बारे में कि इन्होंने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब हमने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महार जाति में हुआ था। तो महार जाति के लोगों की विशेषताएं देख लेते हैं। महार जाति के लोग गरीब थे, इनके पास ज़मीन नहीं थी, ये गांव के बाहर रहते थे और इन्हें गांव के अंदर जाने की भी अनुमति नहीं थी। और इनके बच्चों को अपने पैतृक व्यवसाय को, जो काम आज तक इनके माता पिता या इनके बड़ी करते आए हैं, वही काम अपनाना पड़ता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को जाति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए उन्हें अधिक से अधिक पढ़ने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि आपको अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियों में जाना चाहिए। सरकारी नौकरी में जाने का प्रोत्साहन प्रदान किया ताकि आप लोग वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक उच्च जाति के कहे जाने वाले लोग जो हैं पहुँचे हैं। अब भेदभाव में कौन कौन से समुदाय शामिल होते हैं? तो भेदभाव में हमारे दलित, शेड्यूल्ड कास्ट शामिल होते हैं, यह आप सभी ने देखा। इसके अलावा जनजातीय लोग जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, वो किसान भी भेदभाव में शामिल होते हैं। मजदूरों के साथ भी किया जाता है और महिलाओं के साथ भी भेदभाव किया जाता है। अब ये भेदभाव हुआ तो इस भेदभाव का एहसास भी लोगों को था और इसी के लिए फिर हमने संघर्ष भी किया। तो जब हमने समानता के लिए, अपने आप की इक्वल लाने के लिए, इक्वलिटी के लिए संघर्ष किया, तो ये संघर्ष जो है अलग से नहीं चलाया गया बल्कि हमारे आज़ादी के लिए। भाई हम लोग गुलाम भी तो थे ना। ये सब कुछ जो है डिस्क्रिमिनेशन, ये जितना भी आपका डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन तो था ही था, इसके अलावा हम लोग इक्वल भी नहीं थे। डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी के आधार पर जितना भी भेदभाव था, ये सब कुछ जो है हमारे आज़ादी के लिए संघर्ष में शामिल था, क्योंकि हम साथ साथ आज़ाद भी होना चाहते थे। अब कौन से लोगों ने किस तरह का संघर्ष किया, इसके बारे में दिया गया है। तो दलित लोग थे जो उन्होंने मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उनको मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। इसी तरह से स्त्रियों ने पुरुषों के समान शिक्षा पाने के लिए संघर्ष किया। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि विभिन्न संघर्षों को उनके स्वामियों से मिलाइए या फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो औरतों ने क्या किया? औरतों ने शिक्षा पाने के लिए संघर्ष किया।
किसानों और दलितों ने स्वयं को जमींदारों और ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। इसी तरह से मजदूरों ने अपने आप को बंधुआ मजदूरी से निकालने के लिए संघर्ष किया। अब ये संघर्ष केवल स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा या इसके बाद भी चला? तो ये संघर्ष जो है स्वतंत्रता के बाद भी चला और इसको संविधान में इसको खत्म करने के लिए संविधान में भी डिफरेंट प्रावधान किए गए। तो स्वतंत्रता के बाद भेदभाव और असमानता को खत्म करने के लिए किए गए प्रयास। भारतीय संविधान के लेखकों ने समानता इक्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक विविधता की इज्जत करना और उसे मूल्यवान समझना माना। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं कि आप समानता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो समानता को हम सुनिश्चित कर सकते हैं हमारी जो डाइवर्सिटी है उसकी इज्जत करके और उसे जो है वैल्यूएबल समझकर। संविधान के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया। तो ये जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही वर्णित है। हमें अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है। अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को कानूनी रूप से खत्म किया गया और इसको मूल अधिकारों में जोड़ा गया और इसे दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया और इसका वर्णन है आपके आर्टिकल 17 में। व्यवसाय और नौकरी में भी समान अवसर दिए गए, ये भी जो है मौलिक अधिकार है हमारा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी समानता के लिए प्रयास किए गए। समानता में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता, एक तो आपको समान प्रतिष्ठा और समान अवसर, यानी कि आपको इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारे चैप्टर की समरी थी। हालांकि इसको स्टोरी टाइप में बताया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने इसका जिस्ट निकाल के आपको बताया कि किस तरह के क्वेश्चन आपको इससे बनते हैं। अब ये देखते हैं हम। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, रंग बिरंगे सिर पर मुकुट लगाए और नाचते हुए एक रूढ़िबद्ध, यहाँ पे आ गया है स्टीरियोटाइप। तो मतलब इनको दिखाया गया है नेगेटिव रूप में। अगर आप इसी को देखें तो हम इसको पॉजिटिव रूप में भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शब्द दे दिया है आपको स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप में प्रदर्शित करने के लिए परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं? तो ये करना चाह रहे हैं हम उनके साथ भेदभाव। और ये क्वेश्चन आपका 2012 में ही पूछ लिया गया था। संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्या पर जाता है? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से उन समूहों के प्रति भेदभाव होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम इसी को जो है आप इसी को विविध रूप में दिखाएं, इसी को आप डाइवर्सिटी के रूप में दिखाएं, तो इससे आदिवासी कल्चर को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन वहीं आपने इसको स्टीरियोटाइप में दिखा दिया तो ये भेदभाव का कारण बनता है। भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित तो होती है, लेकिन जब आप इसको एक पॉजिटिव वे में दिखाते हैं। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन बी आपका राइट है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी किसी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था उसे कहते हैं हम स्टीरियोटाइप। सॉरी फ्रेंड्स, उसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए, पूर्वाग्रह। जब हम किसी को किसी के साथ जोड़ देते हैं तो इसको कहा जाता है पूर्वाग्रह, लेकिन यहाँ पे पूर्वाग्रह नहीं दिया है तो आप इसको स्टीरियोटाइप कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित तथा आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, तो इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कि अलग स्कूल नहीं मिले उनको, हो सकता है। लेकिन क्या ये सबसे अच्छा कारण है? नहीं। शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल पक्ष को मिलने के कारण, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। ये बिल्कुल हो सकता है कि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हों, लेकिन क्या ये अप्रोप्रिएट है? अगर हमें इससे भी अच्छा आंसर मिलता है तो हम नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे। गरीबी और सामाजिक भेदभाव, तो ये सब कुछ जो है उसमें शामिल हो गया है। जितने भी ऊपर के स्टेटमेंट दिए गए हैं कि एक तो उनके माता पिता गरीब होते हैं इसलिए नहीं भेजना चाहते, दूसरा सामाजिक भेदभाव होता है, इस कारण से भी उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है।
तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो अस्पृश्यता देश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, मतलब अनटचेबिलिटी किस आधार पर होती थी? अनटचेबिलिटी थी हमारी जाति के आधार पर। जो छोटी जाति के लोग थे उनको हम अनटचेबल समझते थे और इसको आर्टिकल 17 के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा और ये क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, और इसको इतनी बार पूछा गया है कि ये अभी 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया था तब भी पूछा गया था और ये अब भी लगातार पूछा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है आपका पेडागोजी। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कुछ छात्र पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करते हैं, यानी उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट अपने मन में पहले से बना लिए हैं। तो आप क्या करेंगे? आप उनकी इन धारणाओं को गलत साबित करने के लिए और उनको सही धारणाओं के विषय में बताने के लिए आप क्या करेंगे? आप पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे उनका माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाएगा और वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करेंगे। बिल्कुल, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं और जो बच्चों ने अपने मन में पहले से बना लिए हैं उनको तोड़ने के लिए उन्हीं पर आधारित कुछ डिफरेंट मोटिवेटेड उदाहरण देंगे और उनको समाज से लेके आएंगे और उन्हीं सामाजिक यथार्थ जो सोसाइटी की रियलिटी है उन आयामों पर हम एक परिचर्चा का आयोजन करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही हो जाता है। बाकी के 2 ऑप्शन भी देखेंगे। इन विद्यार्थियों पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। हमें हर एक स्टूडेंट पे ध्यान देना है। विद्यार्थियों को मैं दंडित करूंगा। कॉर्पोरल जो आपकी पनिशमेंट है ये बिल्कुल बैन है, तो आप ऐसा भी नहीं करेंगे, बल्कि आप बच्चों का माइंडसेट जो उन्होंने पहले से बना लिया है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज का चैप्टर हमने एक ही वीडियो में समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और आने वाले वीक में हम क्लास 6 की ये जो पॉलिटी है इसको समाप्त करके हम लोग क्लास 7 में एंटर कर जाएंगे और क्लास 7 की ज्योग्राफी और पॉलिटी हम कोशिश करेंगे कि हमारी नवंबर एंड तक ख़त्म हो जाए और इसके साथ ही हम फिर 8th क्लास को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हिस्ट्री को मैं एक साथ पढ़ाने वाली हूँ आपको, ताकि आपको 6, 7, 8 आपकी जो एंशिएंट है, मेडिवियल है और मॉडर्न है वो तीनों आप एक साथ पढ़ सकें, समझ सकें। इसलिए अभी हिस्ट्री को स्टार्ट नहीं किया गया है। तो चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ रिसोर्सेज की कमी के कारण मैं पीपीटी वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग अगर अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं और 120+ मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप मेरे इस सीरीज़ पर जो है बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी इस तरह से स्टडी करके बहुत अच्छे मार्क्स पेपर 2 में प्राप्त किए हैं। और पेपर 2 में कितने लोग पास होते हैं ये रेशियो आप सभी ने देखा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनका जो PDF है वो प्राप्त करने के लिए वाणी कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।